हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम पढ़ाते हैं CHS के क्लासेस। और देखिए भैया, बात इतनी सी रही कि CHS क्लास 11th मैथमेटिक्स, तो मैथ के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी हमने बता दी हैं। अभी हमने क्या बताया है, 11 जो आपका मैथ का पूरा सिलेबस है वो पढ़ा दिया है, जो कि उसकी किताब में था। एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो गाइड बुक दी गई है, और उसमें चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास किताबें हैं नहीं, बड़ी असुविधा है, तो उसके लिए हमने इस PDF, ठीक है, PDF प्रोवाइड कराया है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से आप मेरी पोस्ट पे जा सकते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ब्लॉग पोस्ट होती है, जिसमें हम ब्लॉग लिखते हैं, कोई जानकारी लिखते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है, और वहाँ उस वेबसाइट पे आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएंगी। जैसे मैथमेटिक्स के अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, GK, अपना बायो और भूगोल वाला भी हमने, ठीक है, जियोग्राफी वाला भी अपलोड कर दिया है। तो जो कुछ भी उस किताब में था हमने लगभग सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। बस आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हमने केवल जियोग्राफी यानी फिजिक्स अपलोड की है। हिस्ट्री अभी बाकी है, आई थिंक हिस्ट्री अपलोड की है, जियोग्राफी बाकी है। तो वो सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। साथ में अभी हम यहाँ पे 9th की, जो आपके पास ऑलरेडी वो बुक होगी, आई एम श्योर। अगर नहीं है तो आप NCERT की, NCERT इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे 9th 10th, ठीक है, सभी 11 12 जो भी आप चाहते हैं उसकी बुक का PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो बड़े आराम से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मेरे पास किताब है वो अरिहंत की है, और इस किताब के भी मैंने PDF प्रोवाइड कराया है। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे चैप्टर्स डालता रहूँगा। एक दिन का ये काम तो होता नहीं है, बड़े आराम से धीरे धीरे चलते हैं। बिकॉज़ एक ही दिन में इसे करने का कोई लाभ नहीं, पूरा दिन वेस्ट जाएगा और उससे कुछ मिलने तो है नहीं अपने को। तो ये बस आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो PDF मैं देता हूँ वो आपके लिए बस एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो देनी तो वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपको बस, वैसे भी अभी तक देखा जाए तो लाभ हानि अभी तक कोई भी इनकम नहीं हुई है किसी भी सोर्स से। मैं बस शौक़ के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। सोचता हूँ कि कभी मैं भी 1-2 साल में इनकम स्टार्ट होगी, तब तक चाहे भूखे मर जाएं। ये मजाक सा बात है। वैसे कोरोना की वजह से हालात तो ख़राब हुए ही हैं, तो चलिए ठीक है, जो कुछ चल रहा है और चलने देते हैं। अभी यहाँ पे हम, वैसे हमने और भी अलग अलग प्रकार के चैनल बनाए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। सोचते हैं किसी में भी सक्सेस हो जाए, पर किसी में भी नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें एक बात आती है कि कहा जाता है कि एक चीज़ को पकड़ के चलो तो वहाँ पे सक्सेस मिलती है। और हमने बहुत दिनों तक इस चैनल पर मेहनत की, तब जाके 2000 सब्सक्राइबर हुए, इनकम स्टार्ट हुई, पैसे बनते हैं डॉलर में। $10 $1-2 इकट्ठा होते हैं, उसके बाद फिर सब कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है, उसकी चलाने का तरीका है, तो होता रहता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लवन। फ़िलहाल तो एक क्रो आके ट्री पे बैठा है और ये प्याऊं प्याऊं चिल्ला रहा है। नहीं भगाते हैं उसे, वो बोलता रहे, उसका भी अपना एक जीवन है, चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे प्लवन के बारे में। प्लवन क्या होता है? जब हम डूबते हैं कहीं पे, पानी का बड़ा सा संग्रह है, तालाब, और तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, नहर हो सकती है, और अपना ये टंकी हो सकती है। उसमें जब डुबकी लगाते हैं तो पानी प्रेशर की ओर ऊपर बल लगाता है,
तो इस जो बल जो लगाता है उसी को कहा जाता है प्लवन। तो प्लवन को सीखने के लिए यहाँ पे हमें चूँकि केवल इसकी आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल हल करने हैं और ज़्यादा पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्या थ्योरी है क्या कैसा है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखना है। मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप पढ़े आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्ज़ाम के कोई मतलब बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे वो जल्दी होगा, कुछ लोग कहेंगे बहुत देर से होगा। मेरे ख्याल से कोरोना का संकट बहुत गहराया हुआ है और चूँकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, भीड़ लगाएंगे, कोरोना आपको हो सकता है। ऐसी स्थिति में जबकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वैक्सीन आ नहीं रही है, तो ऐसे में कौन आपको बुलाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम आपसे व्हाट्सएप पे ले लिया जाए। व्हाट्सएप पे एग्ज़ाम मुश्किल ही काम है, ये बेकार सा आइडिया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सभी के पास मोबाइल भी नहीं है जो CHS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम के अभी आसार कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, कोरोना का संकट ख़त्म नहीं होता। कहने को तो कह दिया जा सकता है कि भैया जून या जुलाई में, अगस्त में चला जाएगा, पर भैया बात इतनी सी रही कि आप एग्ज़ाम दोगे, पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना। बिना इकट्ठा हुए तो पढ़ाई कर नहीं सकते। और जहाँ इकट्ठा हुए, जहाँ ट्रेवल किए, एक जगह से दूसरी जगह गए, कोरोना होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम घर पे आपके हो जाएगा, इम्पॉसिबल सा है। तो अभी भी जब तक कि कोरोना का चैप्टर क्लोज नहीं हो जाता या फिर उस पर कॉमा नहीं लग जाता, आई एम नॉट श्योर कि एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी जब होगा तब देखा जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं प्लवन की। यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो सबसे पहले तो दाब का दिया गया है। दाब क्या होता है, एक्चुअली में प्रेशर जो होता है वही फार्मूला होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है या फिर प्रणोद बटा क्षेत्र। प्रणोद क्या है, बल का दूसरा रूप होता है। बल देखिए किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में लग सकता है, बट जब हम इसको ऐसे लंबवत, देखिए कॉपी के ऊपर ऐसे लंबवत लगा रहे हैं बल, तो उसी को प्रणोद कहा जाता है। यहीं पे लिखा गया होगा कहीं पे, यहाँ पे किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। और ये पास्कल जो है वो क्या कहते हैं, दाब का मात्रक होता है और इसका बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी। अब इसके सवालों को शुरू करते हैं, चलिए हल करते हैं। कहा गया है यदि 4 वर्ग मीटर क्षेत्र वाली वस्तु पर 200 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो दाब ज्ञात कीजिए। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, 200 ऊपर रखा, 4 नीचे रखा। 4 क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब देख रहे हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है तो मीटर यहाँ पे मीटर स्क्वायर रखना होगा। तो यहाँ पे 200/4 भाग कर दिए तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको आप पास्कल भी कह सकते हैं। बस हो गया। दूसरा जो है, एक महिला एक नुकीली सिरे वाली सैंडल पहन रखी है, मतलब हील। अब यार हील कैसा होता है, ये एक लाइन डायग्राम है हील वाली सैंडल का। जानता हूँ अच्छा नहीं बना है, बट ऐसा ही तो होता है। अब यार ये इतनी ऊंचाई से इतना टेढ़ा करके पैर पहनना जाता है ऊंचाई बढ़ाने के लिए, शायद समझ में तो नहीं आ रहा पर अच्छा लगता है, हाँ। और यहाँ पे दिया गया है महिला का भार 60 किलोग्राम और सैंडल के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। धरातल पर कार्यरत दाब की गणना कीजिए जबकि महिला एक पैर पर खड़ी हो। और यहाँ पे त्वरण भी दिया गया है। तो त्वरण का काम क्या है अभी आपको समझ में आएगा। बात इतनी है कि महिला का भार किलोग्राम में दिया गया है और हमको दाब निकालना है बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या होता है, यहाँ पे हमको बल लगाना है। तो भार भी एक प्रकार का बल होता है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो 60 × 10 600 न्यूटन मिल गया आपको, क्या इसका बल निकल गया। तो यहाँ पे 600 न्यूटन दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना ज़रूरी है
क्योंकि दाब पास्कल या फिर जो कुछ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हटाते हैं तो यहाँ से मिलता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर। अब अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में बदलना है तो इसी 1 में गुणा करना होगा आपको 1/100 गुणते 1/100 से 2 बार। क्यों? क्योंकि घातें आपको 2 दिखाई दे रही होंगी तो इस वजह से 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे घाते 1 थी इसी वजह से 1 बार। अब घाते 3 वाला 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले में भी आपको 3 बार लगाना पड़ेगा, यानी 1/100 1 हो गया, 2 फिर 3 मीटर स्क्वायर। तो ये स्थिति बनती है और बस इसी वजह से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को भाग दे दिया गया है 100 गुणते 100 यानी कि 10,000 से। अब ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल तो 600 हो गया तो बटे 10,000 जो है ऊपर चला जाएगा। गुणा होने के बाद जितने जीरो बनते हैं उतना जीरो लिख दो। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो या फिर पास्कल कह दो। तो ये एक पैर द्वारा इतने वर्ग, इसके एक महिला के एक पैर द्वारा 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का दाब इतना न्यूटन बन रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, दाब हो गया पास्कल में। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जो फार्मूला आपके यूज में आएगा वो होता है घनत्व का। घनत्व को रो से लिखा जाता है, इसको रो कहा जाता है, ठीक है, RO मतलब रो लिख दीजिए बस। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन, m/v ये होता है आपका घनत्व। घनत्व को कहीं कहीं डेंसिटी D में भी दिखाया जाता है, यहाँ पे रो में दिखाया गया है, जगह जगह की बात होती है। और यहाँ पे इसका मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आयतन को मीटर क्यूब में रखना होता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में रखना होता है। तो ये इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब कुल मिला के आप लोगों को इसके सवालों पे चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल आ जाता है, कह रहे हैं एक मुहरबंद केतली। मुहरबंद केतली का मतलब होता है पूरी तरीके से बंद। मुहरबंद का मतलब होता है पूरी तरीके से बंद, एकदम सील जिसे कहा जा सकता है, कहते हैं आप पूरा सील, यानी कि अब उसमें कुछ अंदर कुछ बाहर जाना आना कुछ नहीं है। तो ये मुहरबंद केतली कहलाती है। अब केतली ले लीजिए, कुकर ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, कोई भी सामान ले लीजिए, अगर उसको मुहरबंद कह दिया गया तो यानी पूरी तरीके से सील, ना उसमें से कुछ अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। का द्रव्यमान 700 ग्राम है तथा आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या यह केतली पानी में डूब जाएगी? जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो भैया बात इतनी सी आती है कि कोई भी चीज़ पानी में या फिर किसी भी तरल में तब डूबेगी जब उसका घनत्व उस तरल के घनत्व से ज़्यादा होगा। अब बात को समझते हैं, जैसे आपके पास पानी है और इसमें पानी भरा गया है। अगर आप इसमें थर्माकोल रखते हैं, थर्माकोल जो होता है एक सफ़ेद वाला दानेदार वाला जो आपको हिस्सा दिखाई देता है, मतलब ये होता है, ठीक है, इसका टुकड़ा जब इसमें डालेंगे तो वो तैरेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल आयतन है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े जगह में है और ये हल्का बहुत ज़्यादा है, हल्का है, हाथ में इसे उंगली से भी उठा सकते हैं। और लोहे का इतना ही बड़ा टुकड़ा हाँ उंगली से इसे उठाना मुश्किल होता है। तो थर्माकोल का इतने बड़े क्षेत्र का घनत्व बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम है, इस वजह से बहुत हल्का है। और हल्का होने का मतलब हो गया आपका घनत्व कम है। लोहे के टुकड़ा अगर होता तो उसका घनत्व ज़्यादा होता। तो थर्माकोल को इसमें रखने पर वो डूब जाएगा, तैरता रहेगा, और लोहे को रखने पर वो डूब जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका घनत्व कितना है। घनत्व, वो भी घनत्व के संदर्भ में ये भी रहेगा कि पानी के साथ घनत्व, अगर पानी के सापेक्ष थर्माकोल का घनत्व, ठीक है, इसका घनत्व कम होता है तो इस वजह से तैरता है। अगर ही थर्माकोल का घनत्व ज़्यादा होता तो डूब जाता है। ठीक, तो थर्माकोल का घनत्व अगर कम है
तो वो तैरता रहता है, लोहे का घनत्व ज़्यादा है तो वो डूब जाता है। तो अपन ये जो केतली है, वैसे केतली किसी धातु की बनाई जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मोहरबंद है तो अंदर हवा भरी रहेगी। तो ऐसे में हम इसका पहले घनत्व, कुल मिला के हम इसको घनत्व निकालेंगे। घनत्व निकालने के लिए यहाँ पे द्रव्यमान आयतन दोनों को लिख लिया। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो 700 बटे 500। यहाँ पे 2 जीरो काट के 5 से भाग देने पर 1.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मिल गया है। और यहाँ पे पानी का जो घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दोनों जगह समान मात्रक होने चाहिए थे, इस वजह से ऐसे निकाला गया। अब केतली का घनत्व क्या हो रहा है, जल के घनत्व से ज़्यादा, ये घनत्व इसका ज़्यादा है, अतः केतली पानी में डूब जाएगी। अगर इसका घनत्व कम होता तो नहीं डूबते। ठीक है, आगे का जो एक महत्वपूर्ण जाता है आपका फॉर्मूला, वो होता है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का। अब देखिए, आपेक्षिक घनत्व मतलब किसी से तुलना करना, किसी भी वस्तु से उसकी तुलना करना। तो पदार्थ का घनत्व निकालना आपने सीख लिया दोहराले सूत्र में, और जल के साथ तुलना करना भी आपने वहीं भी देख लिए थे सवाल में। अब यहाँ पे जल के साथ इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, पदार्थ का घनत्व बराबर पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, या फिर उसी पदार्थ के घनत्व को यहाँ पे ऐसे पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन, और यहाँ पे जल का घनत्व जो बटे में है तो उलट जाएगा, तो द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान बन के उलटने के बाद तो ये दोनों हिसाब मिल गया। आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं करना है, आपको यही वाला याद रखना है। ठीक है, ये काम मतलब इतने से ही काम हो जाएगा। और चूंकि ये अपेक्षिक घनत्व है, याद रखिएगा यहाँ पे घनत्वों की तुलना की जा रही है, तो मात्रक कट जाएंगे, तो ये मात्रक विहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसके सवालों पर थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी धातु का अपेक्षिक घनत्व 19.3 है। किसी धातु का अपेक्षिक घनत्व 19.3 है। जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो धातु का घनत्व क्या है, तो घनत्व देखिए, अपेक्षिक घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे जल का घनत्व होता है। जल का घनत्व दिया गया है, उसको यहाँ पे रख देंगे, अपेक्षिक घनत्व दिया है उसको वहाँ पे रख देंगे, इसका गुणा हो जाएगा धातु के घनत्व के बराबर, यानी कि अपेक्षिक घनत्व गुणते जल का घनत्व, तो यहाँ पे सीधा सीधा गुणा करा दिया। तो ये क्या है, बस वही सेम चीज़ को इसे लिख दिया गया घात के रूप में, बस सिंपल सा काम है। तो भैया बात इतनी सी रही, यहाँ पे काम हो चुका है। और यहाँ पे जो अगली सवाल है इसके बारे में आप खुद भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे, आ जाएगा। और कोई यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल आते नहीं है पूरे चैप्टर में। लगभग सभी चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत प्यारी हैं। बस एक सवाल को मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे दिया गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की नाव आधी जल में डूबकर तैर रही है, तो नाव पर कार्यरत उत्प्लवन बल की गणना कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इस पे आधी डूबकर तैर रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा। अब देखिए, नाव का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। हम जानते हैं कि नाव नदी में तैर रही थी, इसका मतलब क्या है, उसका आभासी भार 0 होगा, यानी नाव वो भारी होगी न हल्की होगी, मतलब आभासी भार पानी में पानी को लगेगा वो 0 है, इस वजह से तो तैर रही है। तो यहाँ पे उत्प्लवन बल तो वस्तु के भार के बराबर होगा। तो उत्प्लवन बल कितना लग रहा है, तो mg द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी 50 न्यूटन, यानी उत्प्लवन बल जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है वो भी उसी के बराबर होगा। अगर ऊपर वाला भार ज़्यादा हो जाता तो नाव डूब जाती। तो यहाँ पे 500 न्यूटन ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक है, तो ये रही बातें। और आगे के कुछ और सवालें हैं, आप इनको देख सकते हैं, बड़े प्यार से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना है।